हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। आज ये दूसरा वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें मैंने पहले वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस का सेट आपके बीच में रखा था और मैंने कहा था कि मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को जगह दिया है जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो अक्सर जिसको लेकर के हम एग्जामिनेशन में कंफ्यूज होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं अपने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियो में आपके साथ लेकर के आ रहा हूँ और सभी सब्जेक्ट का लेकर के आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का, सभी सब्जेक्ट का और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कंपिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पैकेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे दोस्तों। मेरा ये एक प्रयास है और मेरा ये कोशिश है कि अधिक से अधिक मैं आपकी अपने चैनल के माध्यम से सेवा दे सकूं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं फिर से एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का 25 क्वेश्चंस का सेट, जो आने वाले एग्जामिनेशंस, चाहे तो बिहार के हेडमास्टर हेड टीचर हो, यूपी टीईटी हो या सीटेट एग्जामिनेशन हो, सबके लिए बहुत ही एसेंशियल है दोस्तों। तो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट यानी शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का जो पहला क्वेश्चन है, वहीं से आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने जगह दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि कोई स्टूडेंट है, वो टीचर के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार क्लास में फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। ऑप्शन बी है अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना। सी छात्र का उदंड होना या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभिभावक ध्यान दे रहे हैं फिर भी वो फेल करते हैं। उदंड होना और न होना ये कोई मैटर नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि 2 क्या कहता है। तो आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है। देखिए, इस पर आप देखिएगा ऑप्शन कितना मिलता जुलता रहेगा। सूचनाओं को रटने में, बी परीक्षा पास करवाने में, सी छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर, डी विज्ञान विषयों के शिक्षण पर। तो देखिए, आजकल के स्कूलों का जो मोटिव है ना, वो सूचनाओं को रटवाने में, यानी जो चीज़ वो नोट्स वगैरह दे करके या जो चीज़ आपको वो लिखवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, बस उसको रट जाओ ताकि एग्जामिनेशन में आप पास कर जाओ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूचनाओं को रटवाने में। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये देखिए, 3 कहता है कि शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी जाकिर हुसैन, डी मदन मोहन मालवीय है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ना, ये हमारे बापूजी हैं और इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या कहता है? देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा विद्यालय में क्यों देनी चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्कूल्स में क्यों देनी चाहिए, इसका भी देखिएगा ऑप्शन मिलता जुलता रहेगा और इसी में से हमें एक आंसर निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि इसमें पर्यावरण का प्रदूषण प्रभावित होता है। तो इसका मतलब है कि अगर विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दिया जाए तो बिल्कुल प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। हुआ तो नहीं है। बी देखते हैं, यह जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। सी है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करता है।
और डी है हम लोग पर्यावरण से अलग नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते भाई, लेकिन ये विद्यालय में शिक्षा देना इसका कोई मोटिव नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो होगा कि यह जीवन का महत्वपूर्ण भाग है और इसकी शिक्षा हमें निरंतर लेनी चाहिए। तो आपको याद रहेगा, जो क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है तो उसे आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो के बीच में भी पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या ये कहता है। महिलाएं प्राइमरी स्तर पर बेहतर शिक्षिका साबित होती हैं क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो किंडरगार्टन स्कूल होते हैं उसमें जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसमें जो टीचर्स होते हैं वो लेडी टीचर होते हैं। तो क्या भाई क्या कारण है इसका? तो ये 4 ऑप्शन मैं आपके लिए रखा हूँ और वो है कि ऑप्शन नंबर ये ए है, माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए है वे बच्चों में ज़्यादा धैर्यपूर्वक व्यवहार, बच्चों से ज़्यादा धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। चलो सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, वे कम वेतन में कार्य करने को तैयार हो जाती है। ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, इस व्यवसाय में ज़्यादा ऊंची शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, बच्चों को संभालना कोई सिंपल बात नहीं हो सकता। तो ये भी हमको गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, दूसरे व्यवसाय में उन्हें कम अवसर की आवश्यकता होती है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। महिलाएं चांद पर जा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कि बच्चों से ज़्यादा धैर्यपूर्वक व्यवहार कौन करती हैं? तो महिलाएं करती हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 6 है कि आप विद्यालय के बाहर अपने किसी स्टूडेंट से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई तरह के टीचर्स होते हैं, वो अपने अलग अलग व्यवहार करते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक होना चाहिए उस पर बात करते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है कि अनजान व्यक्ति की तरह। बिल्कुल नहीं, आप रोज उसे पढ़ा रहे हैं अनजान व्यक्ति की तरह, कैसे कर सकते हैं? बी, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत होगा, फिर टीचर और शिष्य के बीच तक को संबंध ही खत्म हो जाएगी। तीसरा है बहुत गंभीर होकर, और चौथा है दोस्तों की तरह। तो दोस्तों की तरह आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे शिक्षक और छात्र की मर्यादा थोड़े कहीं ना कहीं वो उसको ठेस पहुंचती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत गंभीर होकर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहुत गंभीर होकर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि क्लास की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यानी जो आप क्लास में मॉनिटर बनाते हैं वो, यानी जो क्लास का मॉनिटरिंग करता है वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि क्लास का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी हो। ऑप्शन बी है शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी हो। सी, क्लास का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी हो। और डी, क्लास का बहुमुखी विद्यार्थी हो। देखिए दोस्तों, प्यारा विद्यार्थी मतलब किसका प्यारा होगा? सबका प्यारा होगा, तो डेफिनेटली है कि वो लोकप्रिय होगा। तो प्यारा से यहाँ कोई सही, ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही नहीं हो सकता। क्लास का सबसे शक्तिशाली, ये तो बिल्कुल गलत होगा। बहिर्मुखी, ये भी गलत होगा। तो सही ऑप्शन कौन होगा? तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्लास का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी के द्वारा ही मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है। ये जो क्वेश्चंस आता है आपको एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल के, जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपके विचार को जानने का। तो जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए, आपने एक प्रभावी निर्देश दिया, चलिए सही बात है। बी, संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया, यानी जो आपने संदेश दिया और जिसको बोला उसके द्वारा प्राप्त किया गया।
सी है आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, कि जिसको आप बोले कि दरवाज़ा बंद करो उसको सही तरह से आप बोले, इसलिए वो दरवाज़ा बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर डी है कि यही आपके आदेश को, माफ़ कीजिए, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है, यानी कि जिसको आप बोले हैं वो तैयार हो रहा है, जाके दरवाज़ा बंद करेगा। तो ये जो ऑप्शन बी सी डी है ना दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत होंगे। इसका सही ऑप्शन ए होगा, यानी कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? आप में से अगर टीचर्स होंगे तो बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब कर रहे होंगे, टीचर की नौकरी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि चाहे तो क्लास 8 के बाद विद्यालय छोड़ देते हैं, या 10th के बाद विद्यालय मतलब आगे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेते, या आगे आपके +2 में एडमिशन नहीं लेते। तो इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, यानी कि जो सिलेबस है वो अप्रासंगिक है। बी गरीबी, सी त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, और डी शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारंपरिक संबंध। देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय में पढ़ने वाले ज़्यादातर स्थिति यही है कि गरीबी से जूझते हैं। गरीबी तो आज ऐसी स्थिति हो चुकी है जिससे बाहर निकलना बहुत, क्योंकि रोजगार की कमी है। और यही मेन कारण है दोस्तों, त्वरित रोजगार। त्वरित रोजगार के लिए ही उत्सुकता होती है कि अब थोड़ा पढ़ लिया, आधार कार्ड बन गया, एक सर्टिफिकेट मिल गया 8 पास का, 10th पास का, अब चलो नौकरी के लिए निकलते हैं। तो यही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? कैसा उत्तरदायित्व? जैसे एक शिक्षक का उत्तरदायित्व तो है ही, लेकिन अतिरिक्त, उससे अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है नए ज्ञान के लिए, बी प्रशंसा के लिए, सी पदोन्नति के लिए, या डी सहयोग के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि बी सी डी ये तीनों नहीं करना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जब नए ज्ञान का सृजन करना हो तब आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व ले लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए अध्यापक का ज्ञान, बी अध्यापक की आर्थिक स्थिति, सी अध्यापक की ख्याति, या डी अध्यापक स्रोतपूर्णता। तो मैं आपको बता दूं कि बी सी डी ये तीनों गलत होगा। सही जो होगा ना दोस्तों, वो जागरूकता उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करते हैं, एक अध्यापक के लिए, एक शिक्षक के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है कि क्लास में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप, ध्यान दीजिए, क्लास में जो सृजनात्मक क्रिएटिव बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके लिए आवश्यक हस्तक्षेप क्या है? उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ने की जिम्मेदारी देने पर, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, ये बी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, सी उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या डी उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो मैं आपको बता दूं कि ए, सी और डी ये तीनों गलत होगा, एक सृजनात्मक और एक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हस्तक्षेप के मामले में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ध्यान दीजिए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कहता है? देखिए, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन ए है कि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। ऑप्शन बी, उन्हें धन लोलुपता, उनमें के अंदर, यानी टीचर के अंदर धन के लिए लोलुपता बढ़ गई है।
सी उनका वेतन कम है, डी स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ट्यूशन कोई अगर टीचर पढ़ाते हैं तो इसका कारण होता है कि उनके पास जो पैसे उन्हें एज ए टीचर के रूप में मिलता है वो कम पड़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। छात्रों को सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, अच्छी शिक्षक सुविधा देकर, बी, सामाजिक दायित्व का बोध कराकर, सी, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, या डी, उनको धन देकर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा कि अगर सर्वांगीण विकास चाहिए एक स्टूडेंट का तो उन्हें शिक्षण सुविधा बेहतर देनी पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही कि अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। समूह का नेता तभी सफल हो सकता है जब वह, ऑप्शन नंबर ए, देखिए समूह का नेता यहाँ पर क्या आ रही है, एज ए टीचर के रूप में भी आ रही है और एज ए प्रिंसिपल के रूप में भी आ रही है। तो सहनशील हो, बी, अनुशासन प्रिय हो, ऑप्शन नंबर सी, गंभीर हो, या डी, धनी हो। तो इसका जो सही जवाब होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, छात्रों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अब ये 4 ऑप्शन सही चुनिए। इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, बी, यह भी एक शिक्षा है, यानी नैतिक मूल्य का शिक्षा देना यह भी एक शिक्षा है, डेफिनेटली शिक्षा है, सी, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, ठीक है, डी, माता पिता प्रसन्न होंगे। दोस्तों अब जब हम ऊपर से 4 ऑप्शन देख रहे हैं तो बौद्धिक विकास बढ़ेगा, ये भी एक शिक्षा है, लेकिन इसमें सही क्या है? नैतिक मूल्य देने पर माता पिता भी बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो सही चीज़ है हमें उसे टिक आउट करना है। तो इसमें क्या है, उसमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, और जब ये नहीं बढ़ेगा ना तो वो जो 3 ऑप्शन है वो 3 में से एक भी पूरा नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। जब आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो आप किस विषय पर अधिक सोचते हैं? कोई भी कार्य प्रारंभ कर रहे हो, एज ए टीचर के रूप में, एज ए प्रिंसिपल के रूप में, आप बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा जब देते हैं तो क्या है? तो ऑप्शन ए है कि कार्य की प्रकृति एवं योजना पर, बी, कार्य में लगने वाले समय एवं योजना पर, सी, कार्य की सफलता और असफलता पर, डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो क्या करते हैं, जानते हैं कि वो कार्य कैसा है, उसका योजना बनाते हैं। अब कितना समय लगेगा ये जानेंगे तभी तो अपनी योजना को सुचारू रूप से कायम कर सकते हैं। उसमें कितना समय लगेगा इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अपना जो आप कार्य कर रहे हैं वो उसका असफलता भी देख लेंगे, उसी तरह से आप काम करिएगा कि सफल होना है तो कितना काम करना है, असफल होना है तो कितना काम करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार है कि एज ए टीचर के रूप में आपका क्या विचार होता है इसके प्रति कि बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है कि कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, यानी सीधे ब्रेन को सेंट्रलाइज करती है। ऑप्शन नंबर बी, कहानी से शिक्षण कार्य यानी आपका जो टीचिंग वर्क है वो नियंत्रित होती है। सी, कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर डी है कि कहानी विषय को रोचक बनाती है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा
ऑप्शन नंबर ए। और बाकी के 3 हैं वो तभी होगा जब बच्चों को मस्तिष्क को केंद्रित करेगा। तो इसका विचार यही होगा कि वो मस्तिष्क को, बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, इसीलिए कहानी सुना करके पढ़ाना एक उत्तम विचार है। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो वो कहता है कि शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या? ऑप्शन नंबर ए अध्ययनशीलता, बी ऊंची सिफारिशें, सी शिक्षण अभिवृत्ति, डी विचारों की समानता। तो दोस्तों हम किस चीज़ पर अध्ययन कर रहे हैं, किस चीज़ पर हम लोग आज अभी स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में? तो शिक्षण अभिवृत्ति अभिरुचि पर। और जब ये बहुत बेहतर होगा ना तो शिक्षण व्यवसाय बहुत बेहतर तरीके से बढ़ेगा, बहुत कारगर साबित होगा। तो इसका ना अध्ययनशीलता काम करेगा, ना ऊंची सिफारिश होगी। अध्ययनशीलता जरूरी है, ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन शिक्षण अभिवृत्ति होगा तभी अध्ययनशीलता भी काम करेगा। एक बहुत जानकार भी अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। तो वो है कि शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पुस्तक संग्रह करने वाला, बी सदैव प्रयासरत, सी ध्यान नहीं देना चाहिए, या डी सदैव सजग रहने वाला। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सदैव सजग रहने वाला जो शिक्षक होगा दोस्तों, वो जो होगा ना वो ज्ञानार्जन करता रहेगा। इसलिए शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए सदैव सचेत रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। उसके बाद है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यह किसका कथन है? देखिए 4 ऑप्शन मैंने दिया है। मैंने आपको बताया ना कि उन्हीं सब क्वेश्चंस को मैंने जगह दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है बालक का, यह किसका कथन है? तो ये मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए है कोल एंड बुश का, बी रूसो का, सी क्रो एंड क्रो का, या डी स्टैक का। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। रूसो ने ऐसा कहा था कि हाथ, पैर और नेत्र हैं जो ना वो प्रारंभिक शिक्षक होते हैं एक बालक का। अब आगे बढ़ते हैं 22। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? कौन? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, बी थॉर्नडाइक, सी विलियम जेम्स, डी जॉन डीवी। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी कि मदन मोहन मालवीय, श्री अरविंदो कि विवेकानंद। तो इसका सही देखिए, चारों ऑप्शन बहुत ही क्लोज है दोस्तों। महात्मा गांधी भी ऐसे विचार देते थे, विवेकानंद भी ऐसे विचार देते थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, श्री अरविंदो। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलते हैं 24 की ओर। स्मार्ट क्लास सुविधा का उपयोग निर्भर करता है। स्मार्ट क्लास सुविधा का उपयोग निर्भर करता है। ए देखिए, स्मार्ट क्लास आज क्या है, सभी खास करके बहुत हर जगह पर आज स्मार्ट क्लास बनाई जा रही है। बहुत सा बड़ा सा टेलीविज़न लगा दिया जा रहा है, बच्चों को उससे पढ़ाया जा रहा है और बहुत से इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। तो इसमें ए कंप्यूटर साक्षरता पर, किस पर निर्भर करता है ध्यान दीजिएगा, बी शिक्षक के अनुशासन पर, सी छात्र के ज्ञान पर, या डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसको मैं आपको बता दूं कि अब शिक्षक को अनुशासित तो होना ही चाहिए, छात्र ज्ञानवान नहीं होगा तो स्मार्ट क्लास में क्या करेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि सुविधा का उपयोग तब होगा जब कंप्यूटर का नॉलेज होगा, उसकी साक्षरता होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए है शिक्षा मनोविज्ञान, बी बाल मनोविज्ञान,
सी व्यवहारिक मनोविज्ञान। ध्यान दीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के अंदर होना चाहिए डेफिनेटली। बाल मनोविज्ञान नहीं रहेगा तो वो बच्चों को पढ़ा कैसे पाएगा। व्यवहारिक मनोविज्ञान भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन क्या है? तो डी है उपरोक्त सभी, तो सब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। यानी दोस्तों ये तीनों होना बहुत ही जरूरी है एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए। तो ये था आज आपके बीच में शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति पर सेट 25 क्वेश्चन।